नमस्कार। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले आप सभी साथियों का स्वागत करता है द मास्टर, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं आलोक कौशिक आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के एक प्रीवियस ईयर का एक पेपर लेकर मौजूद हूँ। साथियों, थ्योरी की वीडियोज़ या कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ बनाने से पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की वीडियो बनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो साथी हमारे पिछले काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उन साथियों को अपनी तैयारी का स्तर पता चल पाएगा। साथ ही साथ जो साथी हमारे अभी हाल फिलहाल में ही तैयारी शुरू किए हैं या अभी इस विचार में है कि तैयारी शुरू की जाए, उनको तैयारी शुरू करने से पहले वो एक किस स्तर पर हैं, इसकी जानकारी के लिए भी ये वीडियोस बहुत मदद करेंगी। वो इस वीडियोस के माध्यम से जान पाएंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं, क्या प्रश्न का स्कोप होता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सीटेट के पेपर में, यूपी टेट के पेपर में, बिहार टेट, हरियाणा टेट, किसी भी तरह के पेपर में जब बाल विकास एवं शिक्षा विधि के जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों में आपको हर बार 7 से 8 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें आप सिर्फ प्रश्नों को पढ़कर, उनके ऑप्शंस को पढ़कर, बिना किसी थ्योरी की मदद से सिर्फ अपने कॉमन सेंस के जरिए उन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। साथियों, ये प्रश्न भी अभी जैसा मैंने बताया, आपको सिर्फ अपने कॉमन सेंस के जरिए आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। जब भी कोई समस्यात्मक बालक हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? नहीं। नज़रअंदाज कर देना चाहिए? नहीं। बच्चे को दंड देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसके मम्मी पापा आके आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब भी कोई समस्यात्मक बालक आपके पास आएगा तो आप उसको ठीक करने के लिए उसे परामर्श देंगे, ना कि उसके ऊपर कोई कार्यवाही करेंगे। तो चलिए, देखिए पहला ही प्रश्न मिल गया ऐसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है कि पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ सहगामी क्रियाएं यानी कि पाठ के साथ जो आप एक्टिविटीज़ कराते हैं या बच्चों को कराई जाती है, उनका संबंध किससे है। तो अब ये भी प्रश्न ऐसा है कि आप पढ़ के कॉमन सेंस के जरिए हल कर देंगे। जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके पीछे का सिर्फ एक मकसद होता है कि हम बच्चे की शारीरिक, उसके मानसिक और उसके शैक्षिक स्तर का विकास कर सकें, यानी कि छात्रों का सर्वांगीण विकास से पाठ्य सहगामी क्रियाएं संबंधित होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको, इसके लिए आपको थ्योरी की जानकारी होना जरूरी है। पहला ऑप्शन थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, बीएस ब्लूम। तो जब हमारी थ्योरी की वीडियोज़ आएंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर, इन सभी ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा, बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अवरोधन यानी रुकावट। ये भी प्रश्न ऐसा है कि आप सिर्फ प्रश्न को आराम से पढ़कर अपने कॉमन सेंस के जरिए इस प्रश्न को हल कर देंगे। अवरोधन यानी कि रुकावट। पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी कि वो बार बार फेल हो रहा है, एक ही क्लास में वो रुका हुआ है। तो अवरोधन यही होगा। सही ऑप्शन है पहला, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। पूर्व ज्ञान यानी कि पहले का ज्ञान। तो जो साथी कभी स्कूल में पढ़ाए हुए हैं वो तो कॉमन सेंस से भी इसको कर ले जाएंगे। बाकियों के लिए आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको आने वाले समय में मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को, द मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है प्रस्तावना कौशल में। प्रस्तावना कौशल में आप क्या करते हैं, आप बच्चों को आने वाले पाठ के बारे में जानकारी देने से पहले उनको उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। पहले की जानकारी का परीक्षण करते हैं, उस पहले की जानकारी को आने वाले पाठ की जानकारी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शन कौशल में आप कैसे बच्चों के सामने जानकारी को रखते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है कि आप हाव भाव के साथ अपनी पोएम को या कहानी को कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं। और समापन कौशल, आप पाठ को अंत किस तरह से करते हैं, आप उसको खुले प्रश्न के लिए चर्चा में रखते हैं या उसको बंद करके करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी में मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठवां, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत। जब आप बच्चों को कुछ बताएंगे, बच्चे उसको सीख जाएंगे, लेकिन जब तक उसे वो अपने आप से नहीं करेंगे तब तक उनकी जानकारी पुख्ता नहीं होगी। इसीलिए इसको पुनर्बलन का सिद्धांत माना जाता है कि आप बच्चों की जानकारी पे फिर से एक बार फोकस करते हैं। चलिए अब आप आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर।
सातवां प्रश्न भी एक फैक्चुअल प्रश्न है। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? इसका सही उत्तर होगा आंत प्रज्ञ अवस्था। इसको अंतः प्रज्ञ अवस्था भी कहते हैं। सही ऑप्शन होगा तीसरा, आंत प्रज्ञ अवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। आपको 5 पद दिए हुए हैं, उन पदों का जो सही क्रम है वो क्रम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। सबसे पहले आएगी आपकी खोज। आपको जो भी पढ़ाना है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, तब आप क्लास में पढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा खोज, फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, आप अपनी जानकारी को कैसे प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने। उसके बाद आएगा आत्मीकरण, फिर आएगा आपका संगठन और व्यवस्था, अंत में आएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 9वां, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है अनुमूल्यन। संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निशन, बच्चों को जानकारी कैसे, जो जानकारी उनको प्राप्त हो रही है उस क्षेत्र से संबंधित होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसमें अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग नहीं आएगी। वैल्यूइंग आपका मूल्यांकन से संबंधित होता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? साथियों ये प्रश्न भी आप सिर्फ अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें पूछा है अधिगम का वक्र नहीं है। वक्र, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको दिखता है लंबवत। जो भी चीज़ लंबवत है वो वक्र तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए 10वें का सही ऑप्शन है चौथा, लंबवत। ये आप थ्योरी से भी कर ले जाएंगे और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? ऐसे प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिल जाते हैं, जिसमें आपको सीधा सीधा कथन किसका है, परिभाषा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा गिलफर्ड। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कहा था जेपी गिलफर्ड ने। सही उत्तर है दूसरा, गिलफर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों 12वां प्रश्न है सूची सुमेलित करने के लिए। सूची ए में आपको मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, सूची बी में उनके द्वारा दिए गए प्रतिमानों के नाम दिए हैं। आपको सुमेलित करना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा प्रतिमान दिया हुआ है। साथियों ये टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है 3। जिसने भी ये PDF अपलोड किया था उसने सही गलत लगाया हुआ है। सही उत्तर इसका होगा 3। ये टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बारे में जानकारी आपको हमारे आने वाले वीडियोस में इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। साथियों ये प्रश्न भी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। आप प्रश्न पढ़कर ऑप्शन को देखकर उसको हल कर लेंगे। समस्या समाधान का प्रथम चरण है कि हम किसी भी समस्या का समाधान तभी कर पाएंगे जब हमें पता तो चले कि समस्या क्या है। तो समस्या की पहचान समस्या समाधान का प्रथम चरण है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले समझ तो जाओ दिक्कत कहाँ है, उसके बाद दिक्कत को हल किया जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। साथियों ये भी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सही उत्तर कौन सा है। तो ध्यान से आराम से ऑप्शंस को पढ़ें, उनको समझें, फिर सही ऑप्शन को लगाएं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। बालक निष्क्रिय रहेगा तो सीखेगा क्या? तीसरा ऑप्शन जो है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, तो उसका जो भी शैक्षिक स्तर होगा वो एक दिशा में होगा। वो पढ़ने लिखने में ठीक होगा, गणितीय कुशलताओं में ठीक होगा, लेकिन वो उसका बाकी विकास, व्यवहारिक विकास, समाज में उसको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो ज़रूरतें हैं वो नहीं मिल पाएंगी। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी तो किसी एक का अधिकार पूरी व्यवस्था पे होगा, ये भी गलत होगा। आप दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे बालकों का संज्ञानात्मक यानी कि उनकी जानकारी का भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। यही उत्तर इसका सही होगा कि बालकों का अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली तब होगा जब उनकी जानकारी भी बढ़े, जब उनका भावात्मक विकास भी हो, यानी कि वो चीज़ों को समझें, पढ़ाई लिखाई से इतर, किताबी ज्ञान से इतर, और मनोचालक यानी कि उनकी हैंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा हो। चलिए तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 15वां प्रश्न। ये पूछ रहा है आपसे कि स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। जब आप शिक्षण प्रतिमान बनाएंगे तो उसमें उसका स्मृति स्तर और बोध स्तर,
इन दोनों की संरचना जब करेंगे तो कौन सा सोपान उभयनिष्ठ होगा, कौन सा स्मृति स्तर में भी आएगा और बोध स्तर में भी आएगा। स्मृति स्तर यानी कि उसका पूर्व ज्ञान कैसा है, बोध स्तर यानी कि उसकी जानकारी या जानकारी को ग्रैस्प करने की क्षमता कैसी है। तो ये प्रस्तुतिकरण जब आप करते हैं, अभी इसके पहले एक प्रश्न आया भी हुआ था, प्रस्तुतिकरण में आप बच्चों को पूर्व ज्ञान से आने वाले ज्ञान को जोड़ते हैं, तो इसमें आपका स्मृति स्तर भी चेक हो जाएगा, बोध स्तर भी चेक हो जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा चौथा, प्रस्तुतिकरण। चलिए अब फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 16वां, मानव विकास प्रारंभ होता है। ये भी सिर्फ और सिर्फ आप प्रश्न पढ़कर अपनी जानकारी, जो आज तक आपकी जानकारी है उसके हिसाब से भी कर लेंगे, थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। आपको याद होगा महाभारत में अर्जुन के पुत्र ने अपनी माता के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की जानकारी सीख ली थी। आपके डॉक्टर्स भी जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उनको यही सलाह देते हैं कि अपने आसपास का माहौल अच्छा रखें, क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा माता के वातावरण से भी प्रभावित होता है। इसलिए मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही माना गया है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, इसके लेखक हैं R.M. गैने। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब आप हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल पे जो आगे वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग आपको एक वीडियो इस पे भी बना के देंगे जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स के नाम सिर्फ लिखे होंगे, ताकि आप उसको परीक्षा में जाने से पहले याद करके जाएं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 18वां, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। कथन परिभाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेट में। हर साल 2 से 3 या कभी कभी तो 4 सवाल भी आ जाते हैं परीक्षा में, सिर्फ इस पे, परिभाषा पे, कथन पे, बुक्स के राइटर पे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे अपने चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही साथ उसके बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जैसे हमारी वीडियोज़ आएँ आपको तुरंत पता चल जाए। 18वां प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है स्टैनले हॉल का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में, भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट लगते हैं। इन 36 मिनट को भी 6-6 मिनट करके अलग अलग बांटा गया है कि हर 6 मिनट पे 10 मिनट पे आपको क्या करना है। ये हमारे आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, कथन बेस्ड है कि किसने क्या कहा, तो इसका सही उत्तर है रॉस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रॉस याद रखिएगा, रॉस कई बार आएंगे, रॉस की 2 बुक्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आने वाले वीडियोज़ में इसके बारे में जानकारी मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका सुमेलित करने वाला है, मैच द फॉलोइंग टाइप का है। इसमें एक स्तंभ है, स्तंभ बी में उनके मनोवैज्ञानिकों के नाम है, स्तंभ ए में उनके द्वारा किए गए कामों के नाम है। आपको मिलाना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने इनमें से कौन सा काम किया था। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन फर्स्ट, एनिमल इंटेलिजेंस दिया था थॉर्नडाइक ने, पुनर्बलन की अनुसूची बनाई थी स्किनर ने, सारगर्भिता का नियम दिया था गेस्टाल्ट ने, और अनुकूलन दिया था पियाजे ने, जीन पियाजे ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर एक कथन आया 22वां प्रश्न में, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। जो चीज़ कभी नहीं समाप्त होगी वो निरंतर ही रहेगी, उसको जो कभी न ख़त्म हो वो निरंतर चलता रहता है। 22वें का सही उत्तर होगा पहला, निरंतरता का सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है 86वां संशोधन। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? यह भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। 25वें का सही उत्तर होगा दूसरा, बाल्यावस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? इसका सही उत्तर है गार्डनर। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब आता है 27वां प्रश्न। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया आप सभी जानते हैं क्या होता है। इसमें पढ़ने और वर्तनी लिखने में दिक्कतें होती हैं। डिसलेक्सिया एक बीमारी है। इसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी तारे ज़मीं पर, आमिर खान वाली। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? पहला ऑप्शन, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका हमेशा रहती है कि जो सबसे कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आप जब जैसे ही दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समावेशी कक्षा में ये भूमिका तो शिक्षक की नहीं हो सकती। ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। आप प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, हल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, रोक देना चाहिए। ये भी प्रश्न कॉमन सेंस बेस है। जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। इसका सही उत्तर है प्रेरित करना चाहिए। हम सभी जानते हैं जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक हमको आएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न है 30वां। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, भावात्मक विकास से। तो वृद्धि मतलब बढ़ना, यानी कि शारीरिक विकास से। बच्चे की लंबाई, बच्चे का वजन, ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो ये बच्चे की वृद्धि कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, शारीरिक विकास से। अब बढ़ते हैं। ये 30 क्वेश्चन आपके हो गए मनोविज्ञान के। आपने देखा होगा इन 30 प्रश्नों में 8 से 9 प्रश्न ऐसे थे जिसे आप सिर्फ पढ़कर अपने कॉमन सेंस के बेस पे इसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो जो साथी हमारे नए हैं, तैयारी भी शुरू करने की प्रक्रिया में है या हाल फिलहाल में शुरू किया है, उनको ये तो समझ में आ गया होगा कि मनोविज्ञान बाल विकास के प्रश्न ऐसे आते हैं कि जिन्हें आप एक बार ध्यान से पढ़ लें तो 10 से 12 प्रश्न आप हल कर ले जाएंगे बिना थ्योरी की मदद के। तो बिल्कुल चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला भाग है हमारा हिंदी का। 31वां प्रश्न, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करर से। तो घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है? इसमें सही उत्तर है अधिकरण। ये अधिकरण में, पे, पर, यही कारक चिन्ह अधिकरण के होते हैं। इसमें देखिए घोंसले में आया है तो सही उत्तर होगा अधिकरण कारक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये गद्यांश है, अपठित गद्यांश। इसके हिसाब से आपको 32वें और 33वें प्रश्न का उत्तर देना है। 32वां प्रश्न आपसे कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो जैसे ही आप इसकी तीसरी लाइन पढ़ेंगे, आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनैतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो जैसे ही आपने इसको पढ़ा आपको सही उत्तर समझ में आ गया होगा। संसार के सारे वाद राजनैतिक क्षेत्र तक सीमित हैं। तो 32वें का सही उत्तर होगा तीसरा, राजनैतिक
साथियों, 33वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। जब आप इस गद्यांश की पहली पंक्ति को ही पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। गांधीवाद में राजनैतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। राजनैतिक और आध्यात्मिक तत्वों का। अब इस प्रश्न का उत्तर अब तक आपको पता ही चल चुका होगा। उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, तो सही उत्तर होगा तीसरा, राजनैतिक और आध्यात्मिक तत्व को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 34वां प्रश्न। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया जिन्होंने भी गुनाहों का देवता पढ़ी होगी उन्हें पता ही होगा कि धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया, जो राधा कृष्ण के प्रेम पर संबंधित है। इसमें एक बहुत बढ़िया लाइन थी कि राधा कहती हैं, कृष्ण तुम सचमुच कभी प्रेमी नहीं थे, प्रेम तो केवल मैं थी, तुम्हें चाहना ही मेरा धर्म था। धर्मवीर भारती। जिन्होंने भी पढ़ी होगी गुनाहों का देवता उनको पता होगा कि धर्मवीर भारती कितने बढ़िया लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में हमें दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है, तो इसका सही उत्तर है ओम। इनको हमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगेगा बोलने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, तो इसमें होगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यानी कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। इस वाक्य में कर्ता है राम, क्रिया है खाता, इसका सीधा संबंध है राम से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। बचपन से जब भी श्लेष पूछा गया तो हम लोगों को एक पे दोहा याद आता था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। एक ही शब्द के एक से अधिक मतलब निकले तो श्लेष अलंकार होता है। 37वें का सही उत्तर है पहला, श्लेष अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी का सवाल हर टेट के पेपर में एक या दो आता ही आता है, तो इसका सही उत्तर है अंगना। इसका सही उत्तर है अंगना। बाकी सारे प्रश्नों बाकी सारे उत्तर जो हैं वो सही नहीं है। सही उत्तर है अंगना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, सन्निधि। सन्निधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ये हिंदी में भी मनोविज्ञान का एक प्रश्न जोड़ दिया इन्होंने। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यह भी प्रश्न आपने जब ध्यान से पढ़ा होगा तो चौथा ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा कि यही सबसे बढ़िया ऑप्शन है जो सही होगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचार आप किसका करेंगे, समस्या का करेंगे। समस्या का उपचार करने के लिए सबसे पहले ये तो पता चले कि समस्या हो क्यों रही है, तो कारणों की सही पहचान ही इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 41वां प्रश्न। इसमें देखिए एक पद्य आया, इस पद्य के हिसाब से आपको 41वें और 42वें प्रश्न का उत्तर देना है। तो 41वां प्रश्न है, इस पद्यांश में कौन सा रस है। जब आप पद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें है वात्सल्य रस। इसमें है वात्सल्य रस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पद किस कवि का है। उपरोक्त पद किस कवि का है। तो आपने मान लीजिए पद पढ़ा हो तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो आप देख ही रहे होंगे, निछावर प्राण करें तुलसी बल जाऊं ललाइन बोलन की। तो इसका सही उत्तर है तुलसी। तुलसी देखिए आ गया ना, तो तुलसी इसका सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। श तालव्य, स दंत। दूसरा ऑप्शन ही आपको दिख गया, यही उत्तर सही है। स होता है दंत, दंत शब्द व्यंजन है स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
44वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? विसर्ग कंठ्यवर्ग है, कंठ्यवर्ण है, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, 6 संयुक्त व्यंजन है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 45, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? एक वचन, कर्ता, पुल्लिंग, बहुवचन। तो इसको जैसे ही आपने पढ़ा होगा, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो इसमें लड़के की बात हो रही है, ये बहुवचन नहीं है, ये एक वचन ही है। एक पिता अपने बेटे की बुराई कर रहा है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो यहाँ पे लड़का बहुवचन, लड़के बहुवचन नहीं होगा। सही उत्तर होगा 45वें का चौथा, बहुवचन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेत, क्योंकि खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न हुए होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धड़ाम। 47वें का तीसरा उत्तर सही, तीसरा ऑप्शन सही है, धड़ाम देशज शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न देखते ही आपके चेहरे पे मुस्कान तो जरूर आई होगी। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना। तो 48वें का सही उत्तर होगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न। 49वां प्रश्न है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद में व्यंजन संधि होती है, इसका संधि विच्छेद है ऋक धन वेद। इसमें क ग में बदल जाता है। तो 49वें का सही उत्तर हुआ ऋक धन वेद। अब 50वां प्रश्न है, आप बीती शब्द में समास। तो आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप होता है। आप पर बीती, आप बीती। तो 50वें का सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 51वां, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का अर्थ होता है लक्ष्य, हम किसी काम को किस प्रयोजन से, किस लक्ष्य से कर रहे हैं, तो इसका समानार्थी नहीं होगा नियोजन, क्योंकि नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना, तैयारी करना, और जबकि प्रयोजन का अर्थ होता है लक्ष्य। इसलिए 51वें का सही उत्तर होगा चौथा, नियोजन। 52वां प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का अर्थ होता है सीधा। हमने, आपको याद होगा 5वीं 6वीं क्लास में जब हमने कोण पढ़ा था, तो एक कोण होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण वो होता है जिसमें 180 अंश का कोण बनता है। ऋजु मतलब होता है सीधा, तो इसका विलोम हो जाएगा वक्र। ऋजु का विलोम होगा वक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 53वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? इसमें से कौन सा विशेषण का जो निर्देश दिया है वो अशुद्ध है? 26 पूर्णांक बोधक, बिल्कुल सही है। दूसरा क्रमवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही है। 2.5 अपूर्णांक बोधक, बिल्कुल सही है। चौथा है वह नौकर। वह नौकर जो है, ये कह रहा है कि कोई विशेषण नहीं है, जबकि ये सार्वनामिक विशेषण है। वह नौकर, इसमें नौकर को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि किस नौकर की बात हो रही है, तो ऐसे विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी डिटेल वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल द मास्टर पे मिलेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 54वां प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो इस वाक्य में जो सर्वनाम आया वो है आप। आप होता है निजवाचक सर्वनाम, हम स्वयं की बात कर रहे हैं, इसलिए 54वें का सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसको आप पढ़कर ही हल कर ले जाएंगे। इसमें चील, चील उड़ता है, ठीक,
तो चील हो गया पुल्लिंग शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। कौन सी रचना किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, उसके हिसाब से हमें इन सारी रचनाओं को लगाना है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। सबसे पहले आई थी मधुशाला। मधुशाला आई थी 1935 में। उसके बाद आई थी मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में। तो 56वें का सही उत्तर होगा दूसरा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 57वां प्रश्न। इसमें भी हमें दो सूचियों को मिलाना है। कौन सा सम्मेलन कब स्थापित हुआ, कब शुरू हुआ, उसका साल दिया हुआ है। हमें सही सम्मेलन को सही साल से मिलाना है। 57वें प्रश्न का सही उत्तर है पहला। हिंदी साहित्य सम्मेलन शुरू हुआ था 1910 में। काशी नागरी प्रचारणी सभा हुई थी 1893 में। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में हुई थी 1918 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो कि है तुलसीदास के रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, केशवदास, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। ये आत्मकथा है प्रभा खेतान की। इसका सही उत्तर है दूसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये वाक्य है रैदास का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 61वां प्रश्न। और अब इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। 30 प्रश्न इसके भी आएंगे। आपको इंग्लिश या संस्कृत में से एक चुनना पड़ेगा। इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। इस पेपर में 2019 का जो पेपर है, इसमें इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू तीनों के पार्ट थे। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका करिएगा। उर्दू का सॉल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा। हिंदी और संस्कृत का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए, इंग्लिश का पहला प्रश्न है 61 नंबर पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फेमिनिन जेंडर नाउन। इन सेंटेंस में इन जो आपके चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों सेंटेंस में से किस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है, वो फेमिनिन जेंडर है। तो आप जैसे ही पढ़ेंगे सेंटेंस, पहला ही सेंटेंस पढ़ेंगे, ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। इसमें सब्जेक्ट है आपका फीमेल, जो कि है फेमिनिन जेंडर नाउन, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 का पहला, ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है 62वां। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। ये भी मनोविज्ञान का प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा द डायरेक्ट मेथड। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, द डायरेक्ट मेथड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 63वां प्रश्न। If you are testing your students' comprehension of written English, you are testing their understanding of what they have just. अगर आप अपने स्टूडेंट्स का कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, उनके रिटन इंग्लिश का आप टेस्ट ले रहे हैं, तो आप उसके साथ ही साथ किस चीज़ का और टेस्ट ले रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा what they have listened to, क्योंकि लिखने से पहले सुनना। अगर जो उसने जो सुना होगा, सही सुना होगा, तभी वो सही लिखेगा। तो 63वें का सही उत्तर है दूसरा। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 64वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। प्लीज लिसन टू योर टीचर, प्लीज लिसन टूवर्ड्स योर टीचर, प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लिसन के साथ हमेशा लगता है टू। लिसन के साथ हमेशा लगता है टू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 65वां प्रश्न। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस स्लैश सेंटेंसेस। इसमें से, इन चारों में से जो करेक्ट सेंटेंस है, हमें उसे चुनना है। आई डोंट बिलीव हिम, बोथ ऑफ द अबव, आई एम नॉट बिलीविंग हिम, नन ऑफ द अबव। इसमें पहला ही सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, आई डोंट बिलीव हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
66वां प्रश्न है आपका, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। उस सेंटेंस को आपको चुनना है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। पास्ट यानी कि भूतकाल, परफेक्ट यानी कि काम हो चुका हो। इसमें से ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो भूतकाल का सेंटेंस हो और उसमें काम हो चुका हो। पहला ऑप्शन है, स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। चौथा है, इट वॉज गेटिंग डार्कर। तो इसका सही उत्तर होगा, आई हैव रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। मैंने अपना लेटर लिख लिया था उसके आने से पहले, यानी कि भूतकाल का सेंटेंस है और काम हो चुका है। आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। तो 66वें का सही ऑप्शन तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें करेक्ट आर्टिकल लगाना है ए एंड द में से। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। तो इन दोनों में द आएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। द इसलिए आएगा क्योंकि दोनों ही केसेस में हमें स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट मैन और मून ये दोनों एक ही होंगे, एक ही फर्स्ट मैन होगा और एक ही मून होगा, इसलिए स्पेसिफिक है। आंसर हो जाएगा द। दोनों ही जगह पे द लिखा जाएगा। 67वें का सही उत्तर होगा दूसरा। अब चलते हैं 68वें प्रश्न की तरफ। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर, इसमें लगेगा एन आर, ए एन आर, इसलिए लगेगा द टीचर, क्योंकि एन आर अगर टू अगर लगना होता तो यहाँ पे आर्स होता, एस लगा होता, थ्री होता तब भी आर्स होता। ए या एन में से ही आ सकता है क्योंकि एक ही घंटे की बात है। तो एच, जब एच ओ यू आर को हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये आर होता है। तो इसका जो पहला है वो वॉवेल साउंड है, इसलिए एन लगेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 69th क्वेश्चन। एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। ऑप्शन के हिसाब से सही ऑप्शन है फर्स्ट, ऑक्सन। ई एन सफिक्स लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा ऑक्स एन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 70वां प्रश्न। चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। ग्रो को हमें नाउन में बदलना है, तो ग्रो के आगे अगर हम लगा देंगे टीएच, ये बन जाएगा ग्रोथ, जी आर ओ डब्ल्यू टी एच। ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि, जो कि होगा एक नाउन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अनसीन पैसेज का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें 71वां 72वां क्वेश्चन हमें इस पैसेज के हिसाब से आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड स्ट्रेंथ इज कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। द वर्ड स्ट्रेंथ इज कॉमन नाउन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या कलेक्टिव नाउन। तो ये हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हो, तो स्ट्रेंथ सिर्फ फील होगी, ये कोई सामान नहीं है जिसे हम टच कर पाए, इसलिए स्ट्रेंथ हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला प्रश्न है 73वां। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रॉडन। तो अनट्रॉडन की मीनिंग होती है अनएक्सप्लोर्ड, जिस ऐसे रास्ते, ऐसी जगह जिन पे कोई गया ना हो। तो अनट्रॉडन की मीनिंग हो जाएगी अनएक्सप्लोर्ड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा। दूसरे स्टैंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो दूसरा स्टैंजा जैसे ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, a violet by mossy stone half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky। जैसे ही आप इसकी आखिरी लाइन, सेकंड लास्ट लाइन पढ़ेंगे, फेयर एज, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एज, फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। एज आ गया यानी कि हम इस पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सिमली। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा सिमली। सिमली यानी कि हिंदी में जैसा उपमा अलंकार, वैसे इंग्लिश में सिमली, जब हम किसी की तुलना किसी से करते हैं। अगला प्रश्न है 75वां। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज और आर करेक्ट। तो आपके पास 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
There is a few hope of his recovery. He showed few concern for his nephew. He showed little mercy to the vanquished. अब इसमें आप देखेंगे जो ऑपरेटिंग वर्ड होंगे वो हो जाएगा फ्यू, फ्यू और लिटिल। फ्यू जो वर्ड होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले सेंटेंस में रिकवरी है, तो यहाँ पे फ्यू नहीं लगेगा, यहाँ पे लगना चाहिए लिटिल। उसी तरीके से कंसर्न अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल लगता है ना कि फ्यू, तो ए भी गलत, बी भी गलत। तीसरा ऑप्शन है ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्विस्ड। मर्सी ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए लिटिल लगना होता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका ये सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली सी, सिर्फ और सिर्फ तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है इसको हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ आंसर आप जानिए, आंसर इसका होगा दूसरा इफ। आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, ये सब इन सब की जानकारी के लिए हमारे वीडियोस को देखना होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, उसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन। चलिए, तो 77वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। His thirst blank space knowledge left him no leisure blank space anything else। तो बहुत ही पॉपुलर टर्म है, थर्स्ट फॉर नॉलेज होता है। इन चारों में सिर्फ चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले स्पेस के लिए फॉर दिया हुआ है, तो 77 का हो गया 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज अ फास्ट राइटर इज, हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, तो यहाँ पे फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एन एडजेक्टिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79 क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें उस सेंटेंस के सारे के सारे क्लॉज इंडिपेंडेंट हो। कोई भी क्लॉज अगर किसी अदर क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट हुआ तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं रह जाएगा। तो इसमें जब हम सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे सी रीड्स व्हाट शी लाइक, तो आपको ये दिखेगा कि इस सेंटेंस का जो सेकंड क्लॉज है सी लाइक्स, ये डिपेंड करता है किस पे, सी रीड्स पे। उसे वो क्या पसंद करती है, जो वो पढ़ती है। तो सेकंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज पे डिपेंड है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो 79 का सेकंड हो गया सी रीड्स व्हाट शी लाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 80th क्वेश्चन हमारा, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो। इस सेंटेंस का हमें टेंस बताना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए, डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन, बेल आइकॉन पे क्लिक करके अब नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब हम इससे या अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसका भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला आंसर है इसका ऑल दीज मैन आर जेंटल, इसे ये ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शंस आपके ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। दीज के साथ मैन नहीं लगेगा, दिस के साथ मैन नहीं लगेगा, दीज के साथ मैंस, मैंस तो अपने आप में ही एक गलत वर्ड है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 82, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। ही केम टू मी एट मिडनाइट, तो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा एट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, which of the following sentence does not have an adjective clause? The man who is truthful is loved by all. I met him where he lived. I love the man who is truthful. I met him in Prayagraj, which is a holy city। इसका सही आंसर हो जाएगा I met him where he lived, दूसरा। अब ये क्यों होगा, इसको जानने के लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। बस ये जानिए कि इसमें एक रिलेटिव एडवर्ब है वेयर, इस वजह से ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। बढ़ते हैं आगे। 84th, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें भी प्रीपोजिशन करना है। ही इज जूनियर ब्लैंक स्पेस मी, तो जूनियर के साथ टू फिक्स होता है कि जहां भी जूनियर होगा उसके आगे लगेगा टू। ही इज जूनियर टू मी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 85th, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। हमें कंजंक्शन लिखना है इसमें। आइदर ही इज मैड ब्लैंक स्पेस ही फेन्स मैडनेस।
आइदर के साथ लगता है और पका पकाया सवाल है, आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? इन चारों में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में से है? तो आप जब सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है माई वॉच वॉज लॉस्ट, ये आपका पैसिव वॉइस में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन डू इट का करेक्ट पैसिव फॉर्म है? तो डू इट का करेक्ट पैसिव फॉर्म है लेट इट बी डन। पका पकाया सवाल, कम से कम 50 बार तो आप लोगों ने क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखा ही होगा। एसएससी 10+2 से लेकर यूपी टेट सी टेट हर पेपर में एक बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है। 87, डू इट का पैसिव वॉइस होगा लेट इट बी डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल? तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, हमें बताना है कि कौन सा वर्ड प्लूरल है। तो प्लूरल वर्ड है इसमें क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का सिंगुलर वर्ड होता है क्राइटेरियन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल? इसमें से कौन सा नाउन प्लूरल में है? तो ये इसमें ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग आपको लगेंगे। न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स, ये सारे लास्ट में एस है, बट इन सारे वर्डों को हम एज ए सिंगुलर वर्ड ही यूज करते हैं। बच्चा एक वर्ड ये है माइस, ये आपका प्लूरल, जनरली इसको प्लूरल मान लेते हैं लोग। माउस का प्लूरल माइस, हालांकि ये उसका फेमिनिन जेंडर का अगर क्वेश्चन आएगा तब भी आप माइस लगाएंगे, प्लूरल का आएगा तब भी माइस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बाकी तीन ऑप्शन सिंगुलर हैं, ये आप कंफर्म हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 90th, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। इस सेंटेंस में आपको ऑर्फन का जेंडर स्पेसिफाई करना है। इस क्वेश्चन में आपको ऑर्फन का जेंडर स्पेसिफाई करना है। ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। टेट ने यहाँ पे ऑर्फन को, जो ये टेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, टेट ने इसमें कॉमन जेंडर को सही माना है। टेट ने इसमें जो उसकी आंसर की थी उसके हिसाब से कॉमन जेंडर को सही माना था, जबकि मेरे हिसाब से यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर होना चाहिए। मैस्कुलिन जेंडर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोनाउन लगा हुआ है ही, और हम सब जानते हैं ही प्रोनाउन हमेशा मेल के लिए यूज होता है। ठीक, तो हमें यहाँ पे ऑर्फन का जेंडर पता है। इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ, ऑर्फन एज ए वर्ड वो कॉमन जेंडर ही होगा, लेकिन इस सेंटेंस में हमें उस ऑर्फन का जेंडर पता है कि वो मेल होगा, क्योंकि उसके लिए उसके प्रोनाउन है ही। लेकिन टेट ने माना है कॉमन जेंडर, तो आप कॉमन जेंडर को ही लेके चलेंगे। इसी के साथ हमारा इंग्लिश का भी 30 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। जिन लोगों को इंग्लिश लेना है वो इसके पहले के 30 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश के कराए हैं। अब जो लोग संस्कृत को एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज करेंगे, ये 30 क्वेश्चन उनके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? तो गोधूम शब्द का अर्थ होता है गेहूं। गोधूम का अर्थ होता है गेहूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विसर्ग संधि का उदाहरण आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तल्लयः, महौषधि, सन्मित्रम, नमस्ते। तो इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है नमस्ते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नमः धन ते, इसकी संधि हुई है जहाँ पे आपका विसर्ग का लोप हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, स्पर्श व्यंजकों की संख्या है। स्पर्श व्यंजकों की संख्या है 25। संस्कृत के थ्योरी के वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अगले कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, उनके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रखें, ताकि जैसे ही संस्कृत के वीडियोस आते हैं आपको वो तुरंत मिल जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 64, प्रश्न नंबर 64, बालिका इस पद में प्रत्यय क्या है? ये भी संस्कृत का पका पकाया क्वेश्चन है। बालिका शब्द का प्रत्यय होता है टाप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 65, पर्यंत में उपसर्ग है
शब्द पर्यंत में उपसर्ग है, इसका उपसर्ग है परि। परिधन अंत मिलकर बनता है पर्यंत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 66। सर्वनाम शब्द हैं, इसमें से सर्वनाम है आपका सर्वः। अगला प्रश्न 67। कुंजर शब्द का अर्थ होता है, कुंजर शब्द का अर्थ होता है हाथी। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। युधिष्ठिर ने यही कहा था ना, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, तो कुंजर का मतलब हाथी। कुंजर एक अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार के उन्होंने द्रोणाचार्य के लिए, चलिए वो तो कहानी हो तो होगी हमारे वीडियोस में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 68। मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है मात्रा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुबंधु की रचना है, सुबंधु की रचना है वासव दत्ता। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, ये हम सबको पता है, स्वर होता है री, दूसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 71। 71 और 72 का उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़कर देना है। 71वां प्रश्न है, उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है। तो जैसे ही आप इस गद्यांश की दूसरी लाइन पढ़ेंगे, यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एव प्रबलाः इति महदाश्चर्यम्। यद्यपि सज्जनों की संख्या अधिक है, तो किसकी संख्या अधिक है, सज्जनों की, दुर्जनों की संख्या कम है। तो 71वें का सही उत्तर हो जाएगा चौथा, सज्जनों की अधिक है तो दुर्जनों की कम हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 72वां प्रश्न है, उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। इसका भी उत्तर आपको गद्यांश से ढूंढना है। दुष्ट लोग समाज में प्रबल क्यों दिखते हैं। फिर से आप एक बार पढ़ेंगे, जब तीसरा वाक्य पढ़ेंगे, यतो ही सज्जना प्रायः तटस्था भवन्ति। सज्जन प्रायः तटस्थ रहते हैं। यदि दुर्जनानां प्रतिपदम विरोधम सज्जना करिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन समाजः निर्भयो भविष्यति। अगर सज्जन दुर्जन का विरोध करते हैं तो समाज भी निर्भय हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सज्जनों के तटस्थ रहने के कारण दुष्ट लोग समाज में प्रबल दिखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72वें का 3, सज्जनों की, क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। ये भी एक श्लोक से संबंधित है। इस श्लोक के हिसाब से आपको 2 प्रश्न 73 और 74 का उत्तर देना है। इस श्लोक 73वां प्रश्न है, इस श्लोक का भाव है। जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो आपको भाव समझ में आ जाएगा कि इस श्लोक का भाव है, प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं। अगला प्रश्न 74वां प्रश्न कहता है, उपयुक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य क्या है। इस श्लोक में भूतानि का तात्पर्य क्या है। तो भूतानि का तात्पर्य यहाँ पे प्राणी से है। अब अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। 75वां प्रश्न, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। तो भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप होगा पहला भव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मनोरथ 76वां प्रश्न, मनोरथ में संधि है। तो मनोरथ में संधि होती है विसर्ग संधि। मनः धन रथ, विसर्ग संधि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 77। नेत्राभ्याम आश्रुणि पतंति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है। नेत्राभ्याम नेत्रों से, अश्रुणि आंसू, पतंति गिरते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति, क्योंकि इसमें अलग होने की बात हो रही है। चलिए अब अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। 78वां प्रश्न, अशनि शब्द है। अशनि शब्द है आपका
इसका आपको लिंग बताना है। तो अशनि शब्द का लिंग होता है तीसरा स्त्रीलिंग। अशनि मतलब होता है बिजली, तो अशनि का लिंग हो गया स्त्रीलिंग। अब अगला प्रश्न है आपका, तया नृपोनुगम्यते में वाच्य है। तया नृपोनुगम्यते, वह नृप का राजा का अनुसरण करती है। तो इसमें आपका वाच्य हो जाएगा कर्मवाच्य, उस कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है 80, युपादारु पद में समास है। जो पद आपका शब्द है युपादारु, इसका मतलब होता है यज्ञ के लिए लकड़ी। तो इसमें आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। 80 का आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 81, नदी शब्द में प्रयुक्त वचन है। तो नदी शब्द का वचन आपका हो जाएगा बहुवचन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 82, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण हो जाएगा राम, क्योंकि ये शब्द किस पे खत्म हो रहा है, अ पे। तो ये हो गया आपके अकारांत शब्द का उदाहरण। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 83, प्रेजते। प्रेजते में संधि है। प्रेजते में कौन सी संधि है? प्रेजते में है पूर्व रूप संधि। प्रधन इजते प्रेजते। अगला प्रश्न है आपका 84, व वर्ण का उच्चारण स्थान है। वह जैसा ही आपने पढ़ा होगा, बोला होगा, तुरंत आ जाएगा आपको। 84 का सही उत्तर होगा दंतोष्ठ। दांत और ओठ को मिलाकर हम वह पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85, ये भी प्रश्न आसान है। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है जानू। जानू नहीं, जानू। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, संस्कृत में एकोन चत्वारिंशत को कहते हैं। एकोन चत्वारिंशत, एक नहीं 40 में, यानी कि 39। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 87 की तरफ। द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। द्विशब्द है, इसके स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होगा? इसका रूप होगा द्वे, पहला। 87 का पहला सही होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 पर। ददति रूप है। ददति कौन सा रूप है, हमें ये बताना है। तो ददति दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 88वें का 3, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 89 पर। गुरुपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है। गुरुपदेशः शब्द में आपकी दीर्घ संधि है। क्यों दीर्घ संधि है? गुरुपदेशः शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो गुरु उपदेशः, तो छोटा ऊ, गुरु का छोटा ऊ और उपदेश का छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ में बदल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है 90 नंबर पे सवाल है आपका, उपसर्ग है। इन चारों में से कौन सा शब्द उपसर्ग है? उपसर्ग जो है आपका वो हो जाएगा इसमें परा, 90 का पहला परा। ठीक, इसी तरीके से आपका दूसरी भाषा संस्कृत के भी 30 सवाल खत्म हुए। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अगला पार्ट आपका आया गणित का, जिससे बहुत सारे लोग जो नई नई तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुराने लोग भी, गणित से पता नहीं क्यों डरते हैं। डरिए मत, हम आपको गणित पढ़ाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, द मास्टर पर। तो आपको गणित के प्रश्न आप जब देखेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा और आप ये मान के चलेंगे कि 30 में से कम 17 से 18 तो हम करके ही आएंगे। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले? तो ये एक लाइन का सॉल्यूशन होता है इसका। इसका सही उत्तर आएगा 37.5%। कैसे इसको करना है हमारे आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है।
एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, ये आपको बताना है। घन का आयतन होता है a क्यूब और घन में होती हैं 12 भुजाएं। एक भुजा का नाप है a, तो उनके सभी भुजाओं का योग हो जाएगा 12a। इस a से आपकी पावर कट के 2 हो जाएगी, तो a स्क्वायर आपका आ जाएगा 12। a स्क्वायर आपका 12 आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह आप उसकी वैल्यू रख दीजिए 6 गुणे 12, 12 छंग 72। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 92 का 72। अगला प्रश्न 93वां प्रश्न है। 2008 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपए है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। तो वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? ये भी एक लाइन की इसकी इक्वेशन होती है। अभी का वेतन है 1,26,500। 2017 में रहा होगा 100/115। 2016 में रहा होगा 100/110। जब आप इसको हल करेंगे तब आपका सही उत्तर आएगा 1,00,000 रुपए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न 94 नंबर की तरफ। 94वां प्रश्न आपसे कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6, लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत आसान सवाल है, हम लोगों ने कई बार लगाया है। लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54। 94 का 4 54। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 95। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? कैलेंडर के भी प्रश्न हम आपको कराएंगे ही कराएंगे। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, उसमें आपको इन सारे प्रश्नों को कैसे जल्दी से जल्दी हल किया जाएगा इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। 95 का सही उत्तर आएगा 2। 27 तारीख को चौथा मंगलवार पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो सबसे पहले सबसे आसान काम है कि आप सीधा सीधा तुरंत एक प्रिज्म बना लें, उसके शीर्षों को गिन लें। ये आपका बन गया एक प्रिज्म। 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष और 6 शीर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 शीर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 97। रुपए 10 के 6 की दर से केले खरीदकर रुपए 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? इसका सही उत्तर आएगा 10%। 6 और 4 दोनों का आप ले लेंगे एलसीएम, वो आ गया 12। अब आप 12 केले वो खरीदेगा कितने पे? 20 रुपए में। 12 केले वो बेचेगा 6 की दर से कितने में? 18 रुपए में। उसे 2 रुपए का घाटा होगा। 2/20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10% सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 98। एक रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं? तो आपको प्रश्न दिया हुआ है 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो आसान सा सवाल है। इसमें आपका ABCD 4 आपके उसमें दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन 4 में से कौन कौन सही है। तो इसमें सही आपका A है और B है, इसलिए 98 का सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा A और B। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 99। 0.01 को प्रतिशत के रूप में लिखने पर 4 ऑप्शन आपके पास ABCD दिए हैं, इन चारों में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो आपको पता ही है कि दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुणा कर देते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा A और D चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 100। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा? उनके व्युत्क्रमों का अंतर हो जाएगा 5/36। दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी की वैल्यू आपको दी हुई है 5, a और b की वैल्यू दी हुई है 36। आप पहले इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन AB इज इक्वल टू 5/36।
आप जब यहाँ पे खोलेंगे तो यह आएगा 1/a 1/b 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 5/36। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला 5/36। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 101। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो इसको आप लगाएंगे जब, तो सही उत्तर आपका आएगा 24.4%। सही उत्तर इसका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 102। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो न्यूनतम संख्या लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी टाइल कौन सी हम लगा सकते हैं। तो पहले आप कमरे की लंबाई और चौड़ाई को सेंटीमीटर में बदल लें। उसके बाद उन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ से फिर टाइल का एरिया, टाइल के एरिया से कमरे के एरिया को दे दीजिए भाग। आपको सही उत्तर मिल जाएगा 814। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न है 103। गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई का अंक होगा। साथियों, ऐसे प्रश्नों में जो भी आपका गुणनफल दिया हो उसके इकाई के अंक को पकड़ते हैं हम, उसकी घात निकालते हैं, उसकी पावर करेंगे, उसकी फिर देखेंगे उसकी पावर में इकाई के अंक पे कौन कौन से अंक आ रहे हैं और वो कब रिपीट हो रहे हैं। जैसे 3 की यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, जब इसकी हम घात करेंगे तो ये 3 की घात 4 के बाद इकाई के अंक रिपीट होते रहेंगे। 3 9 7 1, उसके बाद फिर 3 की घात 5 पे 3 आ जाएगा, फिर 9 फिर 7 फिर 1, ऐसे करके 4 के बाद ये रिपीट होंगे। तो हम जो घात है 167 उस पे 4 से भाग दे देंगे, तब हमारे पास बचेगा 3। तो 3 की घात 3 जब होगी तो उसमें इकाई का अंक आता है 7, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा 7। ये तो मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। जब आप हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर पे मैं गणित की वीडियोस देखेंगे तो उसमें इन सब प्रश्नों को डिटेल से समझाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। यदि एक भिन्न के अंश को 20% तथा उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। साथियों, इन सब प्रश्नों में सीधा आप जो भी भिन्न है उस प्रतिशत अगर दिया है तो आप 100 पे मान के करिए, ज्यादा आसान आपको पड़ेगा। जैसे आपने भिन्न मान ली 100x अपॉन 100y, तो जब हम इसमें इसको 20% अंश को 20% और हर को 25% बढ़ाएंगे तो हमारी ये जो भिन्न बनेगी ये हो जाएगी 120x और हर हमारा हो जाएगा 125y। ये आपका बराबर है 3/5 के। जब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 5/8। तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों हो जाएगा तीसरा 5/8। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 105 नंबर पे 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। साथियों, इसमें सीधा सीधा 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देना है। आखिरी की 3 संख्याएं अगर 8 से कटती हैं तो शायद पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जो आप डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी हैं, 5240 और 97,128। यही दोनों संख्याएं आपकी 8 से कटेंगी, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा 1 तथा 3। अब अगला प्रश्न साथियों, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। पाइथागोरस त्रिक ये पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर बना ली जाती है। जब आप ढेर सारे सवाल लगा लेंगे तो आप खुद अपने आप आपको ट्रिकें जो त्रिक होंगी, जो ट्रिपलेट्स होंगे वो आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें काफी आप में से काफी साथियों को याद भी होगी ये त्रिक 8, 15 और 17। इसमें 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर देता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा 8, 15 और 17। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, ये प्रश्न भी आपका विभाज्यता के नियम पर है। अगर आप इसमें एक संख्या आपको दी हुई है 41,700, बीच में दहाई का अंक गायब है और इकाई पे है 8। 9 का विभाज्यता नियम आप इसमें लगाएंगे तो इस 9 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि सभी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जब आप डिविजिबिलिटी रूल को लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर z का मान 7 होता तो ये संख्या 9 से कट जाएगी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा 7।
अगला प्रश्न 2160 बराबर 2 की पावर a प्लस 3 की इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। साथियों इसमें आपको ए बी सी का मान निकालना है और जो इक्वेशन आपको दी हुई है 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c। जब आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। और ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2160 का गुणनखंड करना पड़ेगा। जब आप इसका गुणनखंड कर लेंगे तो आपको 2160 जो है वो गुणनखंड के रूप में 2, 3 और 5 की घात के रूप में मिल जाएगा। इसमें आ जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। यहां से आपको ए बी सी की वैल्यू दिख गई, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1। इक्वेशन में मान रखिए तो आपका उत्तर निकल के चला आएगा 81/40। 108 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा 81/40। अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का सवाल है, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान है। तो आपको दिख ही रहा है जो जो आकृति आपके सामने बनी है उसमें लाइन के एक छोर पर एक संख्या, दूसरे छोर पर दूसरी संख्या है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोर पर जो संख्या है दूसरे छोर पर उसी संख्या का क्यूब है। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। तो इसी तरीके से जिस रेखा पर एक है उसके दूसरी छोर पर x यानी कि 1 का क्यूब, x का मान हो जाएगा 1 का क्यूब जो कि आएगा 1। इसलिए 109 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा 1। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 110वां, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो जब आप स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आयत चित्र द्वारा बहुलक हम ज्ञात कर लेते हैं। आयत चित्र में जो भी आपका डेटा होता है उसको बार के हिसाब से दिखाता है, जो सबसे ऊंचा बार हो जाता है वही आपके डेटा सेट का बहुलक हो जाता है। तो इसलिए 110 का पहला हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा पहला, आयत चित्र द्वारा किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। चलते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 111, जो साथी गणित जिनकी गणित अच्छी होगी या जिन्होंने गणित के बहुत सवाल लगाए होंगे उनको ये सवाल अपने जीवन काल में कई परीक्षाओं में मिला होगा। सवाल है a प्लस बी बटा सी बराबर बी प्लस सी बटा ए प्लस बराबर सी प्लस ए बराबर बटा बी। ये सब बराबर है के, तो इसमें के का मान निकालना है। ये रटा रटाया क्वेश्चन है, के का मान इसमें आएगा दूसरा। हमारे मैथ की वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे उसमें इस तरह के सवाल भी आपको बताए जाएंगे। साथियों इसमें बस एक बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर ऐसा सवाल कोई आता है जिसमें सिर्फ इतनी ही चीजें दी हुई हो तो के का मान तो 2 आ जाएगा, लेकिन अगर वहां पे वो एक कंडीशन और लगा देता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर प्रश्न में ये कंडीशन दी हुई है तो यहाँ पे के का मान आ जाएगा -1। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी जो आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है के की मान हो जाएगा 2, 111 का 3। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। साथियों हमें पता है कि त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। जब हम इस हिसाब से इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज बन सकता है जिसकी भुजाएं होंगी 4.2, 5.9 और 8.1 सेंटीमीटर। इसलिए 112 का सही उत्तर हो जाएगा पहला 1। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात करिए। साथियों संख्या 1 प्राप्त होती है यानी कि अंश बराबर हर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए और आसान हो गया। जब इसमें आप मान लीजिए अंश अंश आपका अगर x है तो आपका हर हो जाएगा 2x प्लस 1। अंश के 2 गुने से 1 अधिक है तो 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें आप अंश में 2 जोड़िए यानी कि अंश आपका हो जाएगा x प्लस 2 और हर में आपको जोड़ना है 3 घटाना है हर में, तो ये हो जाएगा 2x
+1 -3 ये बराबर है 1 के, यानी कि x + 2 बराबर 2x, यहाँ पे बचेगा -2, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। x की वैल्यू यहाँ से आप जब हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो भिन्न आपकी हो जाएगी 4/4 दूनी 8 और 1 9, 4/9। ठीक, तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा 4/9। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 114 नंबर पे, ये सरलीकरण का प्रश्न है। इसमें आपको बॉड मास लगाना है। सबसे पहले हम बार को हटाएंगे, फिर धीरे धीरे हम ब्रैकेट को हटाते हुए हल करेंगे। जब इसको हम हल कर ले जाएंगे तो 114वें का आंसर आ जाएगा -5। बॉड मास आपको लगाना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 115, यदि मौसा ए और 8 का 4 है, लसा ए और 8 का 24 है, तो ए का मान ज्ञात करिए। इसी तरह का एक सवाल आपके पास पहले भी आया था, जिसमें हमने बताया था कि लसा गुणे मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो जब उस फॉर्मूले पर हम इन वैल्यूज को रखेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12। तो 115 का सही उत्तर होगा 12। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें साथियों आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये आयताकार खेत आपका, इसका एक विकर्ण आपको 17 दिया हुआ है, परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का योग आपको दिया हुआ है। परिमाप का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 2 × l + b। तो 2 × l + b की वैल्यू हमें 46 दी है, तो वहां से हमें l + b की वैल्यू 23 मिल जाएगी। और हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इन दोनों का योग विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। जब हम वैल्यू रख के हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न है 117वां। इसमें साथियों दिया हुआ है 2 की घात -1 उसकी घात -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। जब आप इसको सरल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 2। अब आपको ये बताना है कि जो प्राप्त संख्या यानी कि 2 है, वो क्या अभाज्य संख्या, सम संख्या, 2 का गुणक और विषम संख्या क्या है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अभाज्य संख्या, सम संख्या, 2 का गुणक, विषम संख्या। तो सबसे पहली बात तो 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 सम संख्या है, 2 स्वयं 2 का गुणक तो होगा ही होगा। 2 विषम संख्या नहीं है, 2 से कटने वाली संख्या सम संख्या होती है, तो 2 भी सम संख्या होगी। इसलिए 117 का सही उत्तर हो जाएगा पहला, ए, बी और सी। 2 अभाज्य संख्या भी होगी, 2 सम संख्या भी होगी, 2 का गुणक भी होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 118 पे। प्रश्न नंबर 118 कह रहा है कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। बिल्कुल नहीं, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, जो 8 अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत। दूसरा है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। 9 एक भाज्य संख्या है जो विषम भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। यही आपका गलत है, क्योंकि अभी इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 1 से छोटी कोई संख्या नहीं होती, इसलिए 1 को न्यूट्रल माना जाता है। न ये भाज्य होती है, न ये अभाज्य होती है, न ये सम होती है, न ये विषम होती है, घलुअम होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 119। एक बहुभुज के अंतर एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुभुज के अंतर कोणों का भी एक फार्मूला होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का भी एक फार्मूला होता है। आंतरिक कोणों का फार्मूला होता है n-2 × 180/100। बाह्य कोणों का फार्मूला होता है 360/n, 360 डिग्री बटा n। तो जब इस फार्मूले पर रख के आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिए हुए बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी 6। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 120। ये गणित का आखिरी प्रश्न होगा। एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है। सबको पता है, आसान सा सवाल है। एक सरल रेखा पर बिंदुओं की असंख्य संख्या हो सकती है। साथियों इसी के साथ गणित का भाग भी हमारा पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अपने
प्रश्न पत्र के आखिरी भाग पर, जो कि है पर्यावरण अध्ययन। चलिए, तो पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहला सवाल आ रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो साथियों, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की है। तो 121 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा, पंचायती राज संस्थाओं में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो किसी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए हमारे संविधान के हिसाब से कम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123, इसमें भी सूची मिलाना है। इसमें सूची 1 में भारतीय संघ राज्य नगर निगम ग्राम पंचायत दी हुई है। सूची 2 में पद दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल और मेयर। आपको ये बताना है कि किस सरकार में कौन सा पद होता है। तो जैसे सीधा सीधा दिख रहा है कि भारतीय संघ में प्रधानमंत्री होगा, राज्य में राज्यपाल होगा, नगर निगम में मेयर होगा और ग्राम पंचायत में सरपंच होगा। तो साथियों, 123 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 124। 124 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। इसी अनुच्छेद से अधिकार प्राप्त करके राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सबसे पहले केरल में लगा था 1959 में। हालांकि सन 1951 में सबसे पहली बार 356 आर्टिकल का प्रयोग हुआ था। वो हुआ था पेप्सू पे, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जो अब पंजाब का हिस्सा है, पहले वो पेप्सू नाम से था। वहां पे सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए, अगर उसमें केरल दिया हुआ है तो केरल को ही आपको लगाना है, क्योंकि सबसे पहली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन केरल में ही लगा था। पेप्सू में जो तत्कालीन सरकार थी वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं थी। इसलिए अगर ऑप्शन में केरल दिया है तो आपको केरल ही लगाना है। हाँ, केरल नहीं दिया है, अगर आपको पेप्सू दिया हुआ है तो आप पेप्सू लगा देंगे, लेकिन ऑप्शन में केरल है तो आपको केरल ही लगाना है। चलिए, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न तो बहुत आसान है। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर, उपयोग सभी। तो नगर निगम सारे कर लगाता है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 126, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? अधिवास यानी कि सेटलमेंट, नगरीय सेटलमेंट, ग्रामीण सेटलमेंट, इसको सेटलमेंट अधिवास बोलते हैं। तो पूर्वा आपने सुना ही होगा, गांवों में होता है। गांव के नाम में भी कई बार आपने नाम भी सुना होगा, चौधरी का पूर्वा, अलग अलग पूर्वे नाम से गांवों में अलग अलग नाम से पूर्वे होते हैं। तो पूर्वा किस अधिवास में शामिल होगा? पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल होगा। ये प्रश्न तो हम अपने सामान्य ज्ञान के ऊपर भी ले सकते हैं, हम गांवों के नाम पता है उसके हिसाब से भी हम कर ले जाते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए, अब अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? इसमें ज्वालामुखी पर्वत सिर्फ एक ही है, किलिमंजारो। रजनीकांत की रोबोट पिक्चर में एक गाना भी था इसी नाम से, किलिमंजारो। 127 का सही उत्तर होगा चौथा, किलिमंजारो। चलिए, अब अगला प्रश्न है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? साथियों, बहुत पुराना सवाल है। एलिफेंटा द्वीप पाया जाता है एलिफेंटा द्वीप है मुंबई तट पे। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 129 नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो साथियों, मानसूनी वन वहां पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो 129 का सही उत्तर हो जाएगा पहला, 70 से 200 सेंटीमीटर। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बी आंगलोंग पठार विस्तार है, किसका विस्तार है? कार्बी आंगलोंग पठार निम्न में से किसका विस्तार है? तो साथियों, कार्बी आंगलोंग पठार आपका प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ये भारत के असम में है, ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो इसमें से अचल जीव है आपका यूप्लेक्टेला।
अचल जीव है आपका यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला एक तरह का स्पंज होता है, बेचारा एक जगह पड़ा रहता है, इसीलिए अचल जीव है। 131 का पहला, यूप्लेक्टेला एक स्पंज होता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 132। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। व्हाट इज द प्रोटीन का बेसिस क्या है, बेसिक यूनिट क्या है प्रोटीन की? तो हम सबको पता है प्रोटीन किससे बनता है। प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन की अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 133 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। इन चारों में से ऐसा कौन सा अंगक है जो पादप कोशिकाओं में नहीं होता है? तो पादप कोशिकाओं यानी कि पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं होता है। तारक काय सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तारक काय का मेन काम होता है सेलुलर डिवीजन में। तारक काय को इंग्लिश में हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, जो कोशिकीय विभाजन में मदद करता है। इसलिए 133 का सही उत्तर होगा चौथा, तारक काय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बहुत आया हुआ सवाल है। इसका सही उत्तर है चौथा, यकृत। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 135। ये तो देखते ही आप लगा ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 136। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर वही जिससे सेंटा क्लॉज जिसपे बैठ के आते हैं क्रिसमस में। सेंटा क्लॉज भाई क्रिश्चियन त्योहार है। क्रिश्चियन मेनली अमेरिका, इंग्लैंड इन सब जगहों पे रहते हैं जो ठंडी जगह हैं। तो रेंडियर भी ठंडी जगहों पे पाए जाते होंगे, यानी कि टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। 136 का पहला, टुंड्रा प्रदेश। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 137 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो इनमें से शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है कंपास, बाकी सब शीतोष्ण घास है। पंपास आपका साउथ अमेरिका में होता है, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है, प्रेरीज आपकी नॉर्थ अमेरिका में होती है। कंपास इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 138। जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो भैया जिस महाद्वीप में इंडिया और चाइना दोनों है, उससे बड़ा कौन हो सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, एशिया। 138 सवाल हो गया आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति मेनली उत्तर प्रदेश के तराई एरिया में निवास करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। 139 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो भिलाई इस्पात अधिकतर लोग जानते होंगे कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 141। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है जलकुंभी, एखोर्निया क्रॉसिपस। सबसे समस्याकारी जलीय खरपतवार है जलकुंभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142। वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है। तो इसका सही उत्तर है कि हम वायरस को क्रिस्टल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। इसीलिए यही वायरस के अजैविक होने का लक्षण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 143। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं। इसका सही उत्तर है इथाइलिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 144। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वो कौन सा जीवाणु है? वो जीवाणु है क्लॉस्ट्रीडियम। 144 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्लॉस्ट्रीडियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न
अगला प्रश्न 145 नंबर पे ये आपसे पूछ रहा है कि किस तरह का डीएनए कोशिका में नॉर्मली पाया जाता है, सामान्य रूप से पाया जाता है। तो कोशिकाओं में सबसे जो नॉर्मल डीएनए होता है वो होता है बीडीएनए। ये जनरली कोशिका में पाया ही पाया जाता है। ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 146 ये आपसे पूछ रहा है कि 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ये तो लगभग सबको याद होगा कि पहली ट्रेन मुंबई से पुणे के बीच में चली थी 1853 में। कुल दूरी इसमें चली थी 34 किलोमीटर की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 147 एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। पका पकाया सवाल है, आपने हजारों बार ये सवाल पढ़ा होगा। इसका सही उत्तर है तीसरा, सोनपुर बिहार में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी सन 1961 में। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। जब राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 149 समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो ये है मौलिक अधिकार। ये हमको मिलते हैं अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। आर्टिकल 14 टू 18 हमें समता का अधिकार देता है। अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के आखिरी प्रश्न पर। किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम। इसको लचीला संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी टर्म, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल बड़ी सी किताब लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ पे कोई किताब नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स के ऊपर संविधान शुरू हुआ था। जो भी अमेंडमेंट करना होता है, अब से जो संविधान में बदलाव करने होते हैं वो यूके में एक जनरल विधेयक के सामान्य विधेयक से हो जाते हैं। एक विधेयक उनकी लोकसभा में पेश किया जाएगा, वहां पे वो लोग नॉर्मल वोटिंग से उसको पास कर देंगे। हमारे यहाँ तो जटिल है कि भाई हमें राज्यसभा लोकसभा दोनों में 2/3 बहुमत के साथ पास कराना होगा। हमें यूके में, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां पे सामान्य बहुमत से हो जाता है, इसलिए हम इसको लचीला संविधान भी कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो ने आप सभी को ये जानने में मदद की होगी कि आपकी तैयारी का स्तर कहाँ तक पहुंचा है। और जो साथी हमारे अभी विचार में थे कि तैयारी की जाए कि ना की जाए, तो उनको तो देख के समझ में आओगे कि इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपने बचपन से पढ़ते आए हैं। बाल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आप जो प्रश्न आए हैं जिससे सबसे ज़्यादा शिक्षकों, सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है कि यार ये कैसे होगा, तो उसको भी पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि कम से कम 10 प्रश्न तो उसमें 30 में से ऐसे थे जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को पढ़कर उनके ऑप्शंस को देखकर लगा सकते हैं। तो कोई बड़ा काम नहीं है, डरने की बात नहीं है। सारी चीज़ें आपको आती हैं, सारी जानकारियाँ आपके अंदर है। तो बिल्कुल मत डरिए, जुट के तैयारी करिए। और साथ ही साथ आपकी तैयारी में मदद करने के लिए हम आपके अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर प्रकाश पे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। कुछ ही दिनों में यूपी टेट के सभी विषयों की डिटेल्ड सिलेबस के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लासेस, थ्योरी क्लासेस भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको उसके वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा लें जिससे हमारी वीडियोस आते ही सबसे पहले आप तक जाएं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।